Hello everyone, welcome to Facebook Live Talk. So let's talk, presented by Cinco and World Carom Family. I am your host Kumar Ajay, National Panel Umpire of All India Carom Federation and founder of Futurework Media. Today again we have Mr. Louis with us, and today we will talk about different aspects of Carom. Welcome, Mr. Louis, International Carom player of Canada and Secretary General of Canada. So कैसे हैं मिस्टर? ठीक हो तो सैटरडे मॉर्निंग है इट्स 10:30 in the morning यहाँ पर तो starting my day with seeing your face before I saw my wife's face, so that's a good thing. Okay, great. It will be your lucky day. Okay, I believe. I don't get that lucky, but it's okay. ओके सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे फील करते हुए इस लाइव शो में। आप पहले भी आ चुके हैं हमारे लाइव शो में, उस समय क्या बहुत सी बातें किया था हम लोगों ने, जाना था 0 to 100 कैसे कैरम में रीच करें भी। हम लोग ने जाना था आपके बारे में, आपके स्टोरी के बारे में, कैसे 23 इयर्स का गैप के बाद आपने वापस कमबैक किया कैरम में और पूरे यूएसए में तहलका मचा दिया आपने। नेशनल चैंपियन भी बना कनाडा के आप, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी आप कर रहे हो कैरम में। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जानने के लिए। और उसी सीरीज को हम लोग बढ़ाते हुए आज हम लोग लास्ट टाइम जो बात किए थे कोचिंग के बारे में, उसी को हम लोग इस शो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इसमें जो हम लोग टॉपिक अभी कवर करेंगे आज मिस्टर लुइस से बात करती है, वो है बेसिकली साइकोलॉजी एंड द इंस्पिरेशन रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल कैरम प्लेयर। क्या आपकी पर्सनालिटी जो है कैरम गेम से आपकी रिफ्लेक्ट करती है, और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम लोग, जानेंगे मिस्टर लुइस से। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि सिंको ने अभी जो एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट किया था, लुइस फर्नांडिस कॉन्टेस्ट, उसमें जो था कि उनसे पूछा गया था कि कितने स्लैम उन्होंने मारे थे ICF कप 2019 पुणे में। तो उसके जो विनर हैं वो भी इस शो में आएंगे लाइव, उनको भी हम लोग लाइव इनवाइट करेंगे, वो मिस्टर लुइस से इंटरेक्ट होंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है हमारा जो शो है लेट्स टॉक, प्रेजेंटेड बाय सिंको एंड द वर्ल्ड कैरम फैमिली। सो हाँ, एक भूल गया मैं अपने दर्शकों को कि मिस्टर लुइस जो है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं सिंको के। और it's better to ask to you Mr. Louis, can you introduce yourself? बताइए कुछ अपने बारे में आप। So my name is Louis Fernandez. I am a national carom player from Canada. I have been playing for Canada for the last 8 years now, and I am also the Secretary General for Canada Carom Association. I am also the 4 times national champion in Canada. Those are the times they were held. I'm also the current national champion of North American Carom, that is USA and Canada. And I have played several World Cups, and I have played against several good international players. And I am here to bring my knowledge and my experience to all of you. क्योंकि मेरा knowledge और मेरा जो experience है इन 8 सालों में मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी सीखने को मिले या आप उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हो सकता है कि मेरे नॉलेज में कुछ कमी हो तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके वो फीडबैक दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। मैं सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सीखने के लिए भी आया हूँ। तो अगर कोई भी प्लेयर, कोई भी शख्स अगर मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं, फीडबैक इज वेलकम। Thank you. Oh, also, more importantly, yes. I am the brand ambassador for Cinco. और last time मुझे ये question पूछा गया था कि why Cinco? तो उस टाइम पे मैंने जो जवाब दिया था, छोटी सी जवाब दिया कि उस टाइम पे वो इंटरव्यू सिंको के बारे में नहीं थी। That was just a players interview. और मैंने सीधा सीधा जवाब दिया था because I believe that Cinco honors its players. And उसका मतलब ये है कि आज की तारीख में मैं एटलीस्ट मेरे 8 सालों में मैंने देखा है कि सिंको जो कंपनी है काफ़ी पुरानी कंपनी है, 25 साल से शायद है। और सिंको के ओनर से मेरी मुलाकात
ब्रीफली हुई थी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने जो एडवाइस मुझसे ली और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैरम के ऊपर, और उतना रिस्पेक्ट मुझे देने के बाद और दूसरे प्लेयर्स को देने के बाद मुझे ये कंक्लूड हुआ कि उनका जो डायरेक्टर है, जो मिस्टर मनीष कोहली, ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव एंड नाइस गाय हु इज फॉर द स्पोर्ट। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर गेम को बढ़ाना है और गेम का इक्विपमेंट को बढ़ाना है तो प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होना उसमें जरूरी है, और इस वजह से मैंने ये ब्रांड एम्बेसडरशिप एक्सेप्ट की, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सिंको फैमिली। और हमारा गोल तो यही है कि गेम आगे बढ़े और गेम का इक्विपमेंट आगे बढ़े। थैंक यू। ग्रेट। सो ये हमारे व्यूअर्स ये थे मिस्टर लुइस फर्नांडिस, उन्होंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अपने गेम के बारे में, और बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला कि केवल वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर तो कर ही रहे हैं, साथ में ये सीखने के लिए भी ओपन है। ये काफी अच्छी बात है कि एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को जिंदगी भर कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, तभी वो अपने स्किल्स को इनहांस कर सकता है, अपने नॉलेज को भी इनहांस कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस पूरा नहीं कर पाए थे, उसी को हम लोग इस बार भी लेते हैं। वो क्वेश्चन था, मतलब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करूंगा कि अगर दर्शक में हम लोग देखते होंगे, बैडमिंटन गेम हो, चाहे क्रिकेट हो या दूसरा कोई भी गेम हो, उसमें कितने भी बड़े प्लेयर्स हो वो कोचिंग जरूर लेते हैं। विदाउट कोच वो जो है अपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं या किसी टूर्नामेंट में जाते नहीं है। बट कैरम में ऐसा मोस्टली बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत लोग खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं और उसी गेम को लेकर ही चलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे और मैं मिस्टर लुइस से कि ये कोचिंग, व्हाट इज द कोचिंग इन कैरम। ये एक सवाल भी है आपके लिए लुइस, आप बताओ प्लीज हमारे दर्शकों की, मतलब कोचिंग आपके हिसाब से कोचिंग क्या है कैरम में? ओके, गुड क्वेश्चन, और आई विल नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और मैंने दूसरे स्पोर्ट भी खेले हुए प्रोफेशनली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैं इससे पहले फुटबॉल खेला करता था इंडिया में, और मैं सीनियर डिवीजन फुटबॉल प्लेयर था, और उस टाइम पे हमें कोचिंग का महत्व समझ में आया जब हम कोचिंग लेते थे। और कोचिंग फुटबॉल की में तो मैं बचपन से ले रहा था, मैं डॉन बॉस्को बोर्डिंग स्कूल में था, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मैं बोर्डिंग में था, और वहाँ पर हमारी लाइफ फुटबॉल और कोच, उसके सिवा कोई लाइफ नहीं था हमारी। एजुकेशन थी लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाज स्पोर्ट इन फुटबॉल। तो ये हमारा जो स्कॉलस्टिक ईयर्स था, इट वाज 90% फुटबॉल, 10% स्टडीज। ठीक है, इस वजह से मुझे इस कोचिंग का एस्पेक्ट का इंपॉर्टेंस पता है। अभी कैरम में मैं मेरी पहली स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। मुझे कोई यहाँ पर कोच तो है ही नहीं, हम तो अकेला खेलते हैं। साथ में अगर प्लेयर सामने खेलने मिले तो बहुत बड़ी बात है, कोचिंग का तो बात ही अलग है, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया में है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज कोचिंग। तो कोचिंग का मैंने काफी टाइम देखा है कि लोग बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेते हैं, बोलते हैं कि मैं कोचिंग ले रहा हूँ उनसे। ठीक है, लेकिन वो मेरे ओपिनियन में कोचिंग नहीं ले रहे, वो टीचिंग ले रहे हैं। तो हमको ये कोचिंग और टीचिंग के बीच में का जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है, ये अंतर समझना चाहिए। ठीक है, टीचिंग का मतलब ये है कि आप किसी के पास जाते हो, वो आपको सिखाता है ये ब्रश मारना है, ये ग्लांस मारना है, ये हुक शॉट करना है, ये टच शॉट खेलना है, ये वो काफी शॉट भी बताएंगे आपको, ये हुआ। आप उनसे 1-2 महीने का कोर्स लेंगे, बात खत्म। इसे टीचिंग कहते हैं। कोच का मतलब कुछ और होता है। कोच का मतलब वो होता है जो आज के दौर में गेम जिस तरह चल रहा है उसे उसकी पूरी जानकारी है, और वो जो कोच है वो हर जो प्लेयर है आज के तारीख में, स्टेट लेवल हो या ना, उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में उसकी खबर रखता है। जब ये आदमी, ये इंसान का इतना नॉलेज, ही डज नॉट हैव टू बी अ गुड प्लेयर,
ये प्लीज पहली बात जान लो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर बने रहे। उनके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बहुत भारी होना चाहिए। ऐसे इंसान अगर आपके हर मैचेस में आपके साथ आए और आपको देखे कि आप इन लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करते हो, और वो फीडबैक आपको फ्रॉम आउटसाइड नॉलेज देके आपको ग्रूम करे। क्योंकि टीचिंग में तो आप सिर्फ खेलना सीखोगे, कोचिंग में आप ये सीखोगे कि कब क्या खेलना है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग। तो विदाउट कोचिंग आप अगर अकेले ये उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। और आज की तारीख में माय कोच इज द यूट्यूब वीडियोस। तो थैंकफुली यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन, साउथ इंडिया की भी काफी है कैरम ग्रिप के वीडियोस वगैरह। तो इसके वजह से मैं तो पिछले 7 साल से डेली 2 घंटा कैरम के वीडियोस मैचेस देखता हूँ। कोई मैचेस ऐसे कि मैंने 50 बार देखे हुए, 50 टाइम्स। मुझे कोई जरूरत नहीं है 50 टाइम्स देखने के लिए एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए, बट दैट इज द कोचिंग। तो अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हो लेकिन आप दूसरे के गेम पे ध्यान नहीं है आपका, और इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे, 20 मिनट मैचेस यूट्यूब का मैचेस देखने में, तो आपको नॉलेज आपका सिर्फ अपना है, जो बाहर हो रहा है उसका नॉलेज आपको नहीं है। तो आइदर आप कोई ऐसे गुरु को पकड़ो जो आपके साथ आए और आपको लाइव देखे, या आपका मैचेस लाइव देख के आपके साथ बैठ के फिर फीडबैक देके आपको पोजीशन प्ले आपका क्या गलत है और आपका वीक कहाँ पड़ रहा है वो बताए, या तो फिर आप यूट्यूब पे 2 घंटा डेली या आधा घंटा डेली, डिपेंड ऑन हाउ बिग प्लेयर यू आर। मैंने myself 2 hours per day, 700 hours per year, 7,000 hours का मैंने वीडियोस देखा है ओनली मैचेस। सो दैट इज द डिफरेंस। सो यस, मेरे ओपिनियन में कोचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप स्टक हो कहाँ कोई जगह पे और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे कोच की जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, अग्रीड, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानने के बाद भी स्टक है, इसका मतलब ये है कि आपको फिर गाइडेंस चाहिए। That's it. ओके, सो मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया, इसका मतलब आपका बोलना है कि दे आर 3 एस्पेक्ट्स, मतलब एक कोचिंग हो गया, एक स्टडी हो गया, एक टीचिंग हो गया। दे आर 3 थिंग्स। तो जैसे आप स्टडी कर रहे हो यूट्यूब वीडियो से, डूइंग द स्टडी, और जो दूसरे लोग जो है वो थोड़ा सा टीचिंग टाइप बताते हैं कि आप ऐसे कर लो, शॉर्ट्स को प्रैक्टिस कर लो, जैसे टीचिंग। एंड द कोचिंग ये होता है जब आपको जो कोच आपके साथ रह के आपके गेम को देख के बताए कि कैसे आप गेम में क्या मिस कर रहे हो, क्या इम्प्रूव करना है, वो है। तो इस बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपका कोच कौन है? राइट, ठीक। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इन 7 सालों में मैंने मैक्सिमम एडवाइस, कोचिंग एडवाइस, जिन्होंने मेरा गेम देखकर मुझे ओपिनियन दिए और दिए, मिस्टर योगेश परदेसी से लिए, और दूसरे प्लेयरों से भी लिए, लेकिन मिस्टर योगेश परदेसी हैज ऑलवेज बीन देयर टू been there instrumental in the development of my knowledge of the game. Besides that, teaching में सर अरुण देशपांडे सर है, उन्होंने मुझे सिखाया है। के श्रीनिवास इंडिया के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है। मोहम्मद गुफरान, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, इन लोगों से मैं काफी कुछ सीखा हूँ, लेकिन वे कोचिंग इज कंसर्न, योगेश परदेसी इज द वन हु कोच्ड मी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो इससे एक मैसेज आता है हमारे व्यूअर्स को कि जो ही नहीं है कि आपको एक कोच मतलब
उस तरह के प्रोफेशनल कोच के पास ही जाना चाहिए, जो सीनियर प्लेयर है आपके स्टेट के, चाहे जिसको आप अपना मेंटोर मानते हो, उन प्लेयर से भी आप कुछ सीख सकते हो, उनसे अपने गेम के बारे में बात कर सकते हो, अपने गेम को आप इम्प्रूव कर सकते हो। एक बहुत अच्छा बात जो मिस्टर लुइस ने बोला, लुइस ने, मुझे बहुत अच्छा लगा लुइस, कि आप यूट्यूब पे इतने अपना डेली 2 आवर्स आप देते हो, मतलब मैच देखते हो, किसी किसी मैच को आपने 50 टाइम्स देख लिया है। वो मतलब एक तरह से स्टडी ही बोलेंगे उसको, कि आप स्टडी कहते हो पूरे शॉर्ट्स को। दिस इज वेरी मतलब अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट दिस, कि आप मतलब अचीव करने के लिए भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो कैरम में, और रियली ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा किसी भी प्लेयर्स को, अगर वो कैरम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो। So my next question is, according to you, who is a successful player? आपके साथ सफल प्लेयर खिलाड़ी कौन है? पहली बात तो हमको ये डेफिनेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए कि कैरम में सक्सेस का मतलब क्या है। जैसे कि लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या है, कुछ लोगों के लिए लाइफ में पैसा उनके लिए सक्सेस है, कुछ लोगों में लाइफ में बच्चों का सुख उनके लिए सक्सेस है, बीवी का प्यार उनके लिए सक्सेस है, और कुछ लोगों को ये है कि वो संन्यास ले और वो उनके लिए सक्सेस है। ठीक है, तो कैरम में भी ऐसे है, देयर आर डिफरेंस। जैसे कि माई सेल्फ, मैं आई एम अ हॉबी प्लेयर। मैं कैरम में ना पैसों के लिए खेलता हूँ ना जॉब मिलने के लिए खेलता हूँ, मैं हॉबी के लिए खेलता हूँ। और मेरा हॉबी ये है कि मैं अगर कुछ चीज पकड़ लेता हूँ तो मुझे उसमें परफेक्शन चाहिए, और जब तक वो मुझे नहीं मिलता मैं उसमें कोशिश करते रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने कैरम को पकड़ लिया। पहले मैं फुटबॉल में करता था, मेरी एक्सीडेंट हुई थी, मैं खेल नहीं पाया। उसके बाद मेरा राइट लेग टूट गया एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, और उसके बाद फिर मैंने अभी कैरम शुरू कर दी। ठीक है, तो अभी इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर जितने भी प्लेयर और 2-3 श्रीलंका के प्लेयर्स है, बाकी के सब हॉबी प्लेयर्स है। ठीक है, अभी इंडिया में ऑल्सो देयर आर सीरियस प्लेयर जो उनका जॉब डिपेंडेंट है गेम के ऊपर, तो उनका सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। कुछ प्लेयर्स ऐसे जो जॉब मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए सक्सेस डेफिनेशन डिफरेंट है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं वो तो हॉबी के लिए खेल रहे हैं, उनको सिर्फ नाम चाहिए, आके गैलरी गेम खेलते हैं, तो उनका सक्सेस अलग है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप का सक्सेस का रूट जो भी है, आपका जो अप्रोच है उसके ऊपर ध्यान दें। तो आपका अप्रोच का क्या है कि अगर आप ट्राई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट मींस आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है पर्सनली। ठीक है, तो यू हैव टू चेंज, कि आप जो कर रहे हो बंद करो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप वही करते रहोगे और डिफरेंट रिजल्ट का उम्मीद रखोगे, तो इसमें आपको वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ना 4, 5, 6, 7, 10 टूर्नामेंट खेल चुके हो और आप हर टाइम ये 2, 3 राउंड, 4 राउंड या क्वार्टर में नॉकआउट हो रहे हो, तो यू चेंज व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे या जो टाइम डाल रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इमीडिएटली आपने एक टॉप लेवल का कोच पकड़ना है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज अकेले आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अबाउट योरसेल्फ। तो सक्सेस तभी आएगा जब आप चेंजेस करोगे। मैं तो हर टूर्नामेंट के बाद चेंज करता हूँ फॉर द बेटर, क्योंकि मुझे पता है टूर्नामेंट में मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ इतना प्रैक्टिस करने के बाद, और अगर मैं वही प्रैक्टिस करके वापस फिर से बस टूर्नामेंट जाऊंगा तो वही हो जाता है। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन सक्सेस इज विल कम टू यू बेस्ड ऑन व्हाट चेंजेस यू अडॉप्ट to your style, your play. That's great. It's a very useful advice from Luis to all the players who want to success in the carom. It's very well defined by Mr. Luis. कि सही बात है, अगर आप एक दिशा में जा रहे हो, दिशा में आपको मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो दिशा पे, उस डायरेक्शन पे कुछ काम करने की जरूरत है, अपने आप पे काम करने की जरूरत है, ताकि आप मंजिल तक पहुंच सको। एक क्वेश्चन जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, काफी मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि हर एक गेम में जो भी प्लेयर्स है उनका पर्सनालिटी, उनका जो स्टाइल
गेम खेलने का जो स्टाइल होता है उस पर रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको क्या लगता है, हाउ डज द पर्सनालिटी ऑफ द प्लेयर रिफ्लेक्ट इन हिज हर गेम? मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कुछ आप प्लेयर्स का एग्जांपल भी दें ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सके कि हाँ मतलब उसको रिलेट कर सके उसको। ऐसे तो इंटरव्यू में प्लेयर्स का नाम देना उचित नहीं है, लेकिन मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में प्लेयर्स का नाम लूंगा। काफी प्लेयर्स हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा पर्सनल फ्रेंड्स है, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज हर प्लेयर को अपना अपना प्राइवेसी और रिस्पेक्ट चाहिए। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है, व्हेन आई टेक नेम्स ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि लेकिन वी विल स्ट्रेच दिस टॉपिक अ लिटिल बिट सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी ऑफ अ प्लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम, ठीक है। एंड देयर इज recently I developed another point of view for this particular question, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि हमारे आज के दौर में, एरा में, वी आर वेरी लकी, आई फील, कि हमारे लाइफ टाइम में हम लोगों को सदगुरु जैसा एक इंसान का अनुभव मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि सदगुरु ने एक बात अच्छी तरह से बताई थी, और वो है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अभी काफी टाइम पे हम लोगों से सुनते हैं, अरे वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअली द वर्ड फॉर दैट इज इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल है वो आदमी, इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट का डिफरेंस मैं आपको सदगुरु के वर्ड्स में बताता हूँ। इंटेलिजेंस वो है जो हम बचपन से पैदा होते हैं, हमारे अंदर एक प्रोग्राम होता है, हम बच्चे पैदा होता है, माँ का दूध पीना वो जानता है, वो इंटेलिजेंस है, अंदर का है, उसको कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। उसके हाथ कैसे मूव करना है, और थोड़ी थोड़ी करके वर्ल्ड एक्सपीरियंस में उनको और भी एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर ये बंदा मुझे ऐसा करे, मुझे इसे ऐसा मारना है। और वो नेचुरल इंस्टिंक्ट टू फाइट एंड सर्वाइव, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं, वो इंटेलिजेंस है, ये बेसिक इंटेलिजेंस। और जैसे आदमी अभ्यास करता है, स्टडी करता है, उसे टीचर मिलते हैं, वो सोशल एजुकेशन में जाता है, उसे वहाँ इंटेलेक्चुअल नॉलेज मिलता है, उसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब कैरम में क्या होता है कि हर बंदा जो है उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज है, वन इज उसका इंटेलिजेंस और वन है इंटेलेक्ट। अभी इंटेलेक्ट उसे कहाँ मिलता है, जब वो प्रैक्टिस करता है। तो उसने प्रैक्टिस के टाइम पे वो इंटेलेक्ट जमा किया है कि ये मुझे ऐसा मारना है, ये मुझे वैसे मारना है, ये मुझे ऐसे करना है, वो ये गेम वो अपने दिमाग में उसका इंटेलेक्ट चलता है, ठीक है। और इंटेलिजेंस उसके अंदर बैठा हुआ है, वो इंटेलिजेंस उसे कॉइन मारने की शक्ति देती है कि मुझे ये कॉइन मारना है, ये कॉइन मारना है, ये कॉइन मारना है। अब हाई स्टेक मैचेस जो होता है, जहां पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वहां पर आपकी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अंडर प्रेशर। तो अगर प्रेशर में आ गए तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आप किसको चूज करते हैं, दैट डिटरमाइंस योर पर्सनालिटी। कोई कोई प्लेयर्स, कोई भी प्रेशर हो, उनका गेम चेंज नहीं होता है, वो ही कंसिस्टेंट गेम खेलते हैं जिसका उन्होंने हजारों घंटों प्रैक्टिस की है। जैसे कि आई वुड से संदीप देवरुलकर, योगेश परदेसी, ठीक है, प्रशांत मोरे, कोई भी सिचुएशन हो उनका गेम चेंज नहीं होता है। और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन मैंने इन प्राइम प्लेयर्स का नाम लिया हुआ है। उनका गेम कभी चेंज नहीं होता, वो ही पाथ पे चलते हैं, वट एवर इज द रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्लेयर, और ये उसका कैरेक्टर है। दूसरे मैंने प्लेयर्स देखे हैं जो सिचुएशन में गड़बड़ करते हैं, वो कुछ भी करने शुरू कर देते हैं, और वो घबराहट में जो खेलते हैं, और उनका रिजल्ट कभी कभी पॉजिटिव भी आ जाता है, क्योंकि वो घबराहट में फिर कुछ भी मारते हैं और आर या पार बोलते हैं हमारे इंडिया में। तो वो उस टाइप का गेम जो होता है, वो उनका अंदर का कैरेक्टर बाहर आता है, दैट इज देयर इंटेलिजेंस दैट इज कमिंग आउट, ठीक है। और वो अंदर का कैरेक्टर में क्या क्या है, कोई लोग बहुत एग्रेसिव है नेचर में, कोई लोग गैम्बलर है, कुछ भी चीज पे गैम्बल कर देते हैं और कोई भी रिस्क उठा लेते हैं। गेम में भी ऐसे ही करते हैं वो लोग, जब वो इंटेलिजेंस गेम खेल रहे हैं, ठीक है।
फिर कोई कोई लोग को अहंकार का प्रॉब्लम है, बहुत प्राउड है, उनके मन में डिसाइड किया हुआ है कि मैं भारी प्लेयर हूँ, बहुत सुपीरियर प्लेयर हूँ, ठीक है। तो ये जो टॉप प्लेयर्स जो है आज की तारीख में जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, दे आर द इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स, एंड उनको कैरेक्टर गेम में नहीं आता। उनके पास एक डिसाइडेड पाथ है, डिसिप्लिन पाथ है। ये डिफरेंस जो है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन वेदर योर कैरेक्टर प्लेज अ रोल इन योर गेम। तो हर प्लेयर को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मैं घबराहट में क्या करता हूँ, और अगर आप कंसिस्टेंटली वो ही प्ले खेल सकते हो, देन यू आर नॉट अफेक्टेड बाय योर पर्सनालिटी। ऑल्सो आपको मैं बताऊं, कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेचर से ही डोसाइल, एकदम काम है, उनका गेम आपको दिखता है, वो काम गेम खेलते हैं। कोई कोई जो बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, उनका गेम में आपको दिखाई देता है उनका एग्रेशन, ठीक है। तो मैंने तो प्लेयर्स के नाम लिए हु आर नॉट इफेक्टेड बाय पर्सनालिटी। शायद उनके घर में, ये जो मैंने नाम लिया, शायद उनके घर में या दूसरे मॉल में या स्पोर्ट अदर फील्ड में काफी अग्रेसिव हो, मैं नहीं जानता उनको, मैं तो गया नहीं देखने, लेकिन उनका गेम में मुझे इंटेलेक्चुअल गेम दिख रहा है, और काफी प्लेयर्स का गेम में मुझे इंटेलिजेंस प्लेइंग अ रोल इन देयर गेम दिख रहा है। तो दैट पर्सनालिटी डिफरेंस लोगों को समझना चाहिए। Yes. Okay. Yeah, very well defined this, and you have given the right example. जो इन लोगों का एक गेम पैटर्न है, जो भी आपने नाम लिया प्लेयर्स का, योगेश परदेसी, संदीप देवकर, प्रशांत मोरे, उनका एक पैटर्न सिमिलर ही है। योगेश परदेसी जी का मैं गेम देखता हूँ, हमेशा कूल रहते हैं, कभी सिचुएशन जो भी हो आउट ऑफ माइंड नहीं जानते हैं। वैसे ही संदीप देवकर भी हैं, वो भी अपना बहुत माइंड के ऊपर कूल रख के वो खेलते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक बात को हम लोग अभी इसको और जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। बट जैसा कि मैं बताया था, सिंको ने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा था, लुइस फर्नांडिस कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट था वो। उसमें पूछा गया था कि आईसीएफ कप पुणे में आपने कितने वाइट स्लैम मारे थे। तो उसको जो विनर है वो दुमका झारखंड के विवेक कुमार हैं, उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे अभी लाइव, वो आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट होंगे। तो ऐसे मैं पूछूं, आपने कितने स्लैम मारे थे, आप बताओ, आप शेयर करो अपने के बारे में। तो हाँ, 2019 में जो पुणे में जो टूर्नामेंट हुआ उसकी बात करें, राइट। तो वहां पर मेरे हुए थे 2 ब्लैक स्लैम और 1 व्हाइट स्लैम। 2 स्लैम, 1 व्हाइट और 1 ब्लैक, तो प्रशांत के साथ हुआ था। और मालदीव्स का एक नंबर 1 प्लेयर है, उनका नाम है अजीम अली, इज अ वेरी डैशिंग अटैकिंग प्लेयर। उनके साथ हमारा टीम इवेंट चल रहा था। तो थर्ड सेट लास्ट बोर्ड हुआ था, और लास्ट बोर्ड तक गया था, और फिर लास्ट बोर्ड में मैंने ब्लैक स्लैम मार के वो गेम निकाला था। तो दैट दिस वाज द 3 स्लैम्स दैट आई स्कोर्ड इन दैट टूर्नामेंट। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि उसमें एक स्लैम जो है काफी फेमस है यूट्यूब पे, वो महाराष्ट्र कैरम की यूट्यूब चैनल पे है भी। अगेंस्ट प्रशांत मोरे अगेंस्ट मारा था लुइस ने, वो काफी अच्छा व्यू है उसका। और वो गेम भी क्लासिक गेम है, मैं भी 3-4 बार उसको देखा हुआ है मैंने। थैंक यू। तो अभी ये विवेक कुमार जी जो है कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो विवेक। Good evening, sir. Good evening, Luis, sir. Hi Vivek, how are you? So, thank you, sir. Heartiest congratulations विवेक, हार्दिक बधाई हो आपको। आप विजेता हैं सिंको लुइस फर्नांडिस कॉन्टेस्ट के। उससे सवाल पूछा गया था उन्होंने कितने स्लैम मारे, और उसमें बहुत से जवाब आए थे, सही जवाब आए थे। मैं बताना चाहूंगा मोर देन 100 जवाब हम लोग को मिले थे मिस्टर लुइस, और उसमें से हम लोगों ने रैंडम ड्रॉ किया। उसमें से विवेक जो है वो जीते हैं। विवेक बेसिकली दुमका के हैं। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बताएं अपने बारे में, कैरम से कैसे जुड़े हुए हैं। जी सर, इसके लिए मैं पहले सैंको को थैंक यू बोलना चाहता हूँ विनर घोषित करने के लिए मुझे। और सर मेरे बारे में, सर मैं तो बचपन से कैरम खेलता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल में 2006 या 7 के बाद में प्रोफेशनल मुझे जो मुकुल सर जो दुमका के कोर्स थे, मतलब कि जो भी जुड़े हुए थे,
कैरम एसोसिएशन से, उसने मुझे फादर को कैरम दिया था, प्रोफेशनल कैरम टूर्नामेंट वाला। उसी बात से 6 या 7 के बाद से मैं कैरम खेलना शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं कैरम शायद कोई इंटरेस्टिंग मन से नहीं खेलता था। वो मैं 1-2 दिन 10 दिन खेला, फिर बोर्ड को 6-7 महीना बोर्ड में दीवार टांग दिया, और फिर साल भर रहा उससे, फिर कभी मन हुआ उतारा खेला, फिर वही टांग दिया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, मुझे अब कैरम में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया है। अब मैं कंटिन्यू वीडियो देखता हूँ, कैरम खेलता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन कोशिश में लगा हूँ सर। चलिए ठीक है विवेक, आप मिस्टर लुइस, आपके जो आइडियल है मिस्टर लुइस, वो आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, आप उनसे लाइव बात कर सकते हो, आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो कैरम से रिलेटेड। मिस्टर लुइस एंड विवेक। जी सर। वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। सर मुझे सर एक चीज आपसे पूछना था। अभी अजय सर ने कहा सर आप 23 साल 23 इयर्स आप कैरम को छोड़ चुके थे। लेकिन सर मुझे जानना है सर कि अगर कोई भी प्लेयर होता सर, तो वो 6-7 महीना भी कैरम छोड़ देना, तो सर ग्रिप जो भी एम है वो मतलब कि खत्म हो जाता है। साल भर 2 साल बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपसे 23 इयर्स छोड़ने के बाद भी गिव अप नहीं किए सर, फिर आगे कमबैक किए सर। मुझे वो जानना है सर आपने कमबैक किया, कैसे किया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए सर। ओके तो बात यह है कि जब मैं स्टार्ट किया 2013 में, जब मैं फिर से स्टार्ट किया था, उस टाइम पे लकीली फॉर मी मेरा गेम इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। और इसका एक रीजन है, क्योंकि जब मैं जब 16 साल का था और मैंने कैरम में एकदम मुझे एक जुनून हुआ था कैरम खेलने का। 3 साल जब फ्रॉम 16 to 19 मैं डेली 8 घंटा कैरम खेलता था, प्रैक्टिस करता था। 3 साल उसमें मेरा स्टडीज भी काफी सफर हुआ। पेरेंट्स से भी काफी मुझे अपोजिशन आया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कैरम वाज नॉट अ फेमस गेम। तो लेकिन वो जो मैंने फंडामेंटल में मैंने मेहनत डाली थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे मुझे एक कोचिंग भी मिला था एक बंदे से, नाम उनका बुआ था, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम दिया था उस टाइम पे। तो वो जो कोचिंग मुझे मिला था और वो जो प्रैक्टिस मुझे 8-8 घंटा इतने साल उस टाइम पे मेरे अंदर थी। तो अभी जब मैं 2013 में मैंने फिर से शुरू किया, तो उस टाइम पे मेरा गेम इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। स्ट्रोक मेरा पूरा बदल गया था। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे मेरे स्ट्रोक पे काम करना है। तो 2013 से लेकर 2015 तक मैंने सिर्फ अपना स्ट्रोक पे काम किया, और मेरे एक्सपीरियंस पे मैंने जो भी ट्रॉफी जीते उस टाइम पे जीते परफॉर्मेंस भी दी इंटरनेशनल स्टेज पे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद मैं हर साल मेरे स्ट्रोक में इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ। मेरा यही मानना है कि कोई भी सक्सेसफुल प्लेयर को अपना स्ट्रोक पे, जो अपना स्ट्रोक है, नॉट ग्रिप, मैं ग्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा खेले, आप पैरों से भी खेल सकते हैं। एक प्लेयर है, बंदा मैंने देखा है, वो अपने पैरों से खेलता है, मैं उसको अभी यहाँ सल्यूट करता हूँ। मेरे ख्याल से उसका नाम मंगेश है। हसद सॉरी, हसद फ्रॉम महाराष्ट्र। हसद, ओके, नहीं, ओके, तो वो उस प्लेयर को मैं पहली बार सल्यूट करता हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि मैंने मेरे स्ट्रोक पे ध्यान दिया, और मैं जब भी खेलता हूँ मेरा ध्यान गेम पे नहीं होता है, मैंने प्रैक्टिसिंग, मेरा ध्यान मेरा स्ट्रोक पे होता है। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं जब भी स्ट्राइकर रिलीज करूं, वो ऐसे रिलीज होना चाहिए जो मेरे कमांड पे रिलीज हो, वरना मैं रिलीज नहीं करना चाहता उसे। तो मैंने ये इस पे फोकस किए, पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू के बाद भी मैं आधा घंटा खेलने वाला हूँ, और उस टाइम पे भी मैं स्ट्रोक पे ध्यान देने वाला हूँ। तो दैट्स द वे आई डिड इट। जी सर, ग्रेट।
मैं बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि जिसके बारे में मिस्टर लुइस ने बताया, जो अपने पैरों से भी खेलते हैं, उनका नाम है हर्षद शंकर गुटांकर। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र और उनका वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पैर से खेलते हुए बहुत अच्छा फिनिश मारा है। और रियली इट्स वेरी, मतलब वो हेड्स ऑफ है उनको कि अपने जज्बे, अपने पैशन को उन्होंने खत्म नहीं होने दिया। मतलब कुछ शारीरिक इंसिडेंट होने के बाद भी वो अपने पैशन को जारी रखे हुए हैं, अपने पैर से ही खेल रहे हैं। चलिए, हेड्स अप टू हिम। सो थैंक यू मिस्टर विवेक, एंड वंस अगेन आपको मुबारक हो कि आपने सही जवाब दिया और आप जो है इस शो में, लाइव शो में आए, और साथ ही आपको कुछ गिफ्ट भी है जो सिंको आपको सेंड करेगा, वो आपको मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू Senko, और थैंक यू वर्ल्ड कैरम फैमिली। या Senko and the world कैरम फैमिली, या थैंक यू। Senko and the world कैरम फैमिली wishing you all the best and the good luck for your game. Thank you. Thank you sir. आपने जो अभी बात शुरू की ब्रेक की, तो उस पर एक सवाल है मिस्टर जयदीप नायर का, वो एक सवाल है ब्रेक पे ही है, और आपके ब्रेक के चर्चे काफी हो रहे हैं। प्रशांत मोदी भी कनेक्ट है हम लोग के साथ, उनका भी यही सवाल है आपके ब्रेक के बारे में, कि आपका जो ब्रेक है, उन्होंने प्रशांत मैंने कमेंट किया, आपका ब्रेक का टेक्निक बहुत अच्छा है सर। थैंक यू प्रशांत। एंड जयदीप नायर जी बोलते हैं, उनका सवाल है कि जैसे आपने जो ब्रेक जो बताया, आपने परफेक्ट ब्रेक का जो फॉर्मूला दिया सभी को, अभी मोस्टली प्लेयर्स उसी को अपने गेम में उसको शामिल किया है, उसी तरह ब्रेक कर रहे हैं, और काफी सारे स्लैम अभी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ये तो एक इन्वेंशन हो गया, मतलब इसको लोग नाम दे दिए इन्वेंटेड बाय मिस्टर लुइस, द ब्रेक जो टेक्निक है। सो ऐसा कुछ और इन्वेंशन आप ला रहे हो कैरम में, शॉर्ट्स को लेके, ऐसा कुछ है आपके माइंड में? देखिए, कैरम में रिसर्च और डेवलपमेंट मेरा तो हर मिनट चलते रहता है। मैं जब भी कैरम बोर्ड पे आता हूँ, मैं बोर्ड पे बैठ के देखता हूँ कि मैं आज नया क्या करूँ। ठीक है, तो ये जो ब्रेक के बारे में बताता हूँ, मैं उसका पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता। जैसे मैंने बताया था, ये ब्रेक पहले भी प्लेयर्स करते थे, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के जहीद अहमद भी ये ब्रेक मारते थे महाराष्ट्र टूर्नामेंट में, ठीक है, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन दैट ब्रेक। मैं ये बात बताता हूँ, ठीक है। तो उसका एक पीछे एक रीजन है। तो ये ब्रेक मैंने ICF स्टैंडर्ड से परफेक्ट किया है, सो दैट यू विल लीगली आप उसको खेल सकते हैं। यहाँ पर उतना ही किया हुआ है, ठीक है, और काफी मेहनत की है उसके ऊपर। लेकिन आप मैं ये एक ब्रेक के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेक इज कॉइन डिपेंडेंट। जैसे कि कैरमन बोलते हैं उसको, लेकिन मैं अपने इंडियन टर्म में उसको कॉइन बोलते हैं, जैसे कैरम के कॉइन होते हैं। ये कैरम की कॉइन जो होते हैं, ये लकड़े के बने होते हैं। हर कॉइन का डेंसिटी अलग होता है। तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि वो लकड़ा कौन सा मेक का है, या साग का लकड़ा हो या ओक का लकड़ा हो, जैसे कि, ठीक है। तो जब आप इस ब्रेक को मारने की कोशिश करते हैं, अगर ये ब्रेक की सेटिंग में आपके पास 2-3 घंटे का प्रैक्टिस नहीं है, तो ये ब्रेक आपको लगेगा नहीं, इवन इफ यू नो हाउ टू डू दिस ब्रेक। तो इसका यही फ्लॉ है। तो जब ICF टूर्नामेंट में जब गया था 2019 में, मैं हर सुबह 3:30 बजे उठ के 4 बजे, सुबह के 4 बजे जाके बोर्ड पे बैठ के 15, 20, 30 ब्रेक मारता था ICF के कॉइन सेट के साथ। तभी वो ब्रेक वहां पर परफेक्ट हुआ। क्या हुआ, जब मैं स्विस लीग खेल रहा था पहले दिन, मेरा ब्रेक्स नहीं लग रहा था। लकीली मैं टॉप 10 में आया, लेकिन ब्रेक्स की वजह से नहीं आया। तो मुझे ये शंका हुआ कि मैं तो ब्रेक्स, तो इस ब्रेक में तो मैं माहिर हूँ, तो ये ब्रेक्स क्यों नहीं लग रहे मुझे मेरे। और इस वजह से फिर मैंने सुबह 4:30 बजे जाके बोर्ड पे बैठ के ये प्रैक्टिस किया। तभी जब मेरा मैच प्रशांत के साथ लगा, उस टाइम पे आई वाज परफेक्टेड इन दैट ब्रेक। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि प्लीज अब ये ब्रेक के पीछे ऐसा मत लगो कि आप सिर्फ यही कर सकते। अपना नॉर्मल ब्रेक भी अपना एक जेब में रखो,
2-3 ब्रेक आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक फेल हुआ, कॉइन की डेंसिटी चेंज होने की वजह से या क्वालिटी चेंज होने की वजह से आपका गेम नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट ऑफ द मैच। राइट। आप कुछ भी करें, आपका ब्रेक जो है, आपको एक मौका मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट ऑफ द मैच। एंड आई एम कमिंग बैक टू Jaideep's question, but sorry. Oh, Mr. Nair. Okay, I know. तो रोज स्लैम मार रहे हैं, क्या बात है जयदीप सर? डेली उनका स्लैम्स आते रहता है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया स्लैम्स मार रहे हो, तो ठीक है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, क्या होता है कि आपको ये एक मौका मिलता है, जैसे कि मैं इससे पहले जो 23 इयर्स मैंने गैप दिए थे, उसमें से 15 साल मैं स्नूकर खेलता था, ठीक है। और एक बार मैं स्नूकर मैच देख रहा था रॉनी ओसल्वन का, ही इज द टॉप स्नूकर प्लेयर, स्नूकर यानी कि काफी लोग जानते हैं पूल या स्नूकर। और उस मैच में क्या हुआ कि अपोनेंट ने ब्रेक मारा, टच किया, वापस आया, तो रॉनी ने ब्रेक मारा, फिर उसको डिफेंड किया, टच किया, वापस आया, बंच वही का वही है, कोई खोल नहीं रहा। अपोनेंट ने गलती से बंच का एक बॉल खोला, जैसे ही रॉनी सलवन के पास बॉल आया, टर्न आया, उन्होंने वो बॉल पॉकेट की। जैसे उन्होंने बॉल पॉकेट की, सारी पब्लिक एक दूसरे को हैंडशेक करने लगे, कोच एक दूसरे को हैंडशेक करने लगे, एक बंदा तो हॉल भी छोड़ के चला गया। उन्होंने रिजल्ट उसी टाइम पे डिटरमाइन कर दी थी कि ये बॉल गया, ओके, गेम खत्म। तो कैन यू इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट शॉट ऑफ द गेम? मतलब कि इतना सारे, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ है, उसने सिर्फ फर्स्ट बॉल पॉकेट की, टर्न उसके हाथ में है, सबको मालूम है गेम खत्म। तो यही अगर आप इक्विवेलेंसी हमारे कैरम में लाएंगे, तो अगर आप ब्रेक में आपका 80% स्लैम का चांस है, तो यू आर अ विनर, ठीक है। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। नाउ मेरा रिसर्च क्या चल रहा है कि आई वांट टू डेवलप अ ब्रेक दैट विल वर्क विद एनी कॉइन, और मेरा चल रहा है, और मैंने ऑलमोस्ट 70% आ भी गया उसमें। तो ये गेम वो ब्रेक से, ये ब्रेक वो ब्रेक से काफी डिफरेंट है। और जब मैं ये डिस्क्लोज करूंगा ब्रेक, तो और मैं जल्दी ही करूंगा, हमारा यूएस नेशनल्स है, उस टाइम पे मैं डिस्क्लोज करूंगा। और ये ब्रेक लोगों को देखने के बाद समझ में आएगा कि यार ये तो इतना सिंपल ही हमने पहले क्यों नहीं सोचा था, और मैं ये गारंटी देता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। इस तरह का कुछ, बिकॉज आपने सही बोला, ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो होता है वो शॉट्स होता है, पहला शॉट्स होता है किसी भी मैच का। तो अगर उसमें अगर हम ब्रेक में अगर अच्छा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो डेफिनेटली एक लीडिंग करेंगे और एक अच्छा पैसे भी डाल सकते हैं उसको, अपोनेंट पे, उसको लेके। तो उम्मीद है प्रशांत मौर्य को और जयदीप नायर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इंतजार करें, मिस्टर लुइस अभी जो है एक नया ब्रेक जो है अभी 20% उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 30% बचा हुआ है, बट ही इज वर्किंग, और बहुत जल्द ही वो एक नया तरह का ब्रेक आप लोगों को बताएंगे, और उम्मीद है उससे आप और स्लैम मारेंगे। और मैं एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर कि ब्रेक वाज माय वीकेस्ट पॉइंट। मेरा ब्रेक इतना वीक था, 2018 तक मेरा ब्रेक वीक था, ठीक है। और 2018 में लकीली मुझे के श्रीनिवास के साथ 8 घंटा प्रैक्टिस करने मिला, और मैं श्रीनिवास को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ब्रेक सेटिंग करना सिखाया। तो के श्रीनिवास इज द मास्टर ऑफ ब्रेक, ठीक है। उन्होंने मुझे जो सिखाया, उसके फंडामेंटल्स पे काम करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और 2016 के वर्ल्ड कप में मैं तो बहुत सफर कर रहा था। उस टाइम पे ऑन द स्पॉट मुझे योगेश जी ने एक सोल्यूशन बताया, और मैं उस टाइम पे 5th रैंक आया था वर्ल्ड कप में। सो एट दैट टाइम आई हैव टू थैंक योगेश, बट फंडामेंटली मुझे के श्रीनिवास ने मुझे ब्रेक मारने का ये सिखाया, फंडामेंटल सिखाया। हाँ, जो बेसिक्स जो है वहां से मालूम चला।
सो व्यूअर्स, आपने सुना लुइस ने बताया कि उनका ब्रेक एक समय बहुत खराब था, बट उन्होंने उस पर काम किया, बेसिक को समझा, बेसिक के बाद उन्होंने फिर उसको इनहांस किया। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका ब्रेक नहीं लगता है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसा मुझे याद है लास्ट समय मिस्टर लुइस ने बताया था कि वो 50 ब्रेक एवरी डे मारते थे, अटेम्प्ट करते थे अपने ब्रेक को सही करने के लिए, और उन्होंने कंटिन्यूअस 6 मंथ ये किया था। अभी भी करते हैं। अभी भी वो कर रहे हैं, अभी नए तरह का ब्रेक इन्वेंट कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं प्रोसेस में। बट ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करके कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते हो। देयर इज चांस, अगर आपका ब्रेक अभी खराब है तो आप मिस्टर लुइस का वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियो है उनका, उनके जो प्रोफाइल है वहां पे भी वीडियो है उनके ब्रेक का, तो वो देख के आप उस ब्रेक को भी आप ट्राई कर सकते हो। उम्मीद है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक सवाल और है, मतलब प्लेयर से ही जुड़ा हुआ है, कैरियर प्लेयर से ही, कि कुछ खिलाड़ी मतलब सम प्लेयर्स आर वेरी फेमस इन कंपेयर ऑफ अदर्स, मतलब सर्टेन प्लेयर्स हैं काफी फेमस है देन अदर्स, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, कैरम जो हमारा जो ये गेम है बहुत प्यारा सा गेम है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां उनसे पूछना चाहिए था। 20 साल हो गए अभी इंटरनेशनल कैरम को, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली नहीं पहुंचा है। लेकिन पहुंचेगा, हम सब साथ में करेंगे, पहुंचाए देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फेमस प्लेयर जो होते हैं ना, वो दे प्रोवाइड एंटरटेनमेंट वैल्यू टू दिस गेम। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि जो दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं सीरियस प्लेयर, उनका जॉब है, उनको जॉब की वजह से वो स्टाइल में खेलना पड़ता है। वो दे कैन नॉट टेक दिस अननेसेसरी फ्लैम्बॉयंट रिस्क इन द गेम, जैसे कि जो फेमस प्लेयर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो फेमस प्लेयर्स का जगह अलग है और फिर सीरियस प्रोफेशनल प्लेयर्स का जगह एक बहुत ही अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक प्लेयर बताता हूँ जो रिसेंटली आईसीएफ कप में जीते हैं, मिस्टर इरशाद अंसारी। ठीक है, राइट, ही वाज नॉट फेमस, अभी भी मेरे ख्याल से फेमस नहीं है, लेकिन ही हैज द परफेक्ट गेम। जो उनका स्ट्रोक और कंपोजर और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो है, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा है अभी तक किसी प्लेयर में। वर्ल्ड कप के फाइनल में फर्स्ट बोर्ड में प्रशांत ने स्लैम मारा था, इरशाद को उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सेकंड बोर्ड में कैमरामैन सामने बैठ के उसके मुंह पर फ्लैश मारते जा रहा है, इरशाद ने थोड़ा सा भी ब्लिंक नहीं किया। मैं देख रहा था उस मैच को, मुझे जाके कैमरामैन को बताना पड़ा प्लीज स्टॉप दिस, वो कॉइन मिस कर रहा है। वो कैमरामैन तो शादी का कैमरामैन था मेरे ख्याल से, उसको तो पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स लाइक इरशाद, वो उनके जगह पे बहुत टॉप प्लेयर है, हाईली रिस्पेक्टेड प्लेयर है। मैं उसका मैच कम से कम 25-30 बार मैं देखा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड हिज इंटेलेक्चुअल लेवल। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे निशांता फर्नांडो, आप उसको कोई भी सिचुएशन, कोई भी मैच कहीं भी देखो, फुल एंटरटेनमेंट वैल्यू। योगेश डोंगरे, वो जब भी बैठता है फुल एंटरटेनमेंट वैल्यू। तो ये जो प्लेयर्स है वो दे आर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट वैल्यू। और कोई प्लेयर्स ऐसे हैं दे आर सोशली ऑल्सो प्रेजेंट, सोशल प्रेजेंस है, जैसे कि प्रशांत मोरे, उनका एक सोशल प्रेजेंस है। प्रशांत मोरे मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इंटरनेशनल में जो इंडियन प्लेयर है जो सामने से आके हंसी खुलते बातें करता है। बाकी पता नहीं क्या होता है वहां पर, एवरीबॉडी इज वेरी सीरियस और कोई किसी से बातें नहीं करता है। ठीक है, पता शायद उनका कोचिंग ऐसा है, वो डिसिप्लिन, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रशांत इज द ओनली गाय जो इंजॉय करता है सबके साथ, उसका पर्सनालिटी ऐसा है। वर्ल्ड कप का जो वो मैच वो हारा था, वो मैच खत्म जैसे ही हुआ, प्रशांत के मुंह पे खुशी थी कि इरशाद जीता है। और उसने इरशाद, मैं उनका चेहरा देख रहा था, मैं उन्हें स्टडी कर रहा था, उन्होंने एक आउंस का भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाया। और थ्रू आउट आफ्टर दैट द रिमेनिंग वन डे जो भी हम लोग वहीं पर थे, ही डिड नॉट शो एनी डिफरेंस कि उसके लाइफ में कुछ फर्क पड़ा कि वो मैच हार गया।
World Championship. So these are the personality traits of the people. वो लोगों को भा जाती है, छा जाते हैं लोग, ठीक है. So these are famous players. Now there's one more thing. So basically we cannot expect institution players to be flamboyant on the carom board. We should not. ये उनका livelihood है, ये उनका job है और उनको जज नहीं करना चाहिए. लेकिन जो लोग फ्लैम्बॉयंट है, जैसे कि आज के तारीख भी सर सुहास कामली सर अगर बोर्ड पे बैठे तो पब्लिक सब अपना काम छोड़ के वहां आकर खड़ा हो जाएंगे, ठीक है. सो उनका एक फ्लैम्बॉयंस है, उनका एक कैरेक्टर है जो ड्रॉ करती है. Another thing is that बोर्ड पे आपका बॉडी लैंग्वेज, और मैं ये बात पे थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता हूँ. कोई प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उनका गेम इतना अच्छा है, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग पोजीशन, जब चेयर पे मूव होते हैं, जंपियर होते हैं, उनको देख के मजा नहीं आता. यू डोंट एंजॉय इवन देयर स्ट्रोक. वो ऐसा करके कुछ भी मारते हैं, सामने वाला 5 मिनट से ज्यादा देख नहीं सकता. लेकिन कुछ लोग ऐसे व्हेन दे आर प्लेइंग दे आर वेरी स्मूथ. वो कॉइन मिस करेगा भी तो स्टाइल से मिस करेगा. So that is very important. तो लोग समझते नहीं इस बात को कि if you want people कि लोग आपको पसंद करें और आपका गेम को पसंद करें, उनको आपको पहले देखकर अच्छा लगना चाहिए. अगर आप प्रॉपर क्लोथ्स में नहीं आओगे, प्रॉपर अटायर नहीं पहनोगे, बाल नहीं काटोगे, ठीक से शेव नहीं करोगे, ऐसे ही यू कम अपीयरेंस बैड है, आपका बॉडी लैंग्वेज बैड है, तो you will lose that following, that respect from the audience. Okay. For that matter of fact, Yogesh Pardesi was the first person, I believe, who brought proper attire into this game. Track pant, sportswear. He's very disciplined. So that is my advice also to people, is players, is that please, your appearance makes a big difference. If your hair is shabby, you're not shaved, you're coming in, nobody wants to look at you. At least I don't. ठीक है? Sorry, I went a little negative, but it's required at this point. It's a fact. You said very well. Okay, कि सही बात है कि अगर आप गेम कैरम खेलते हो तो आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो. केवल आपका पर्सनालिटी केवल नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि आपका स्टेट का नाम भी जुड़ा हुआ है उसके साथ. और अगर हम लोग को गेम को बढ़ाना है तो यू शुड बी मोर डिसिप्लिन एंड डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ योर पर्सनालिटी आल्सो एज वेल, कि आपको जो व्यूअर्स जो लाइव मैच देखे, चाहे जो आके देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सके आपके गेम को देख के, आपके स्टाइल को देख के. बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट बताया. इंडीड ये बहुत दूसरा एस्पेक्ट है कैरम का. आज हम लोग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग और दूसरे एस्पेक्ट जो कैरम के हो सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरा. हाउ डज वन ड्रॉ इंस्पिरेशन? Inspiration to do what? For the better game. For a better game. ठीक है. Yeah. देखिए, मैं बताया था कि मैं बहुत बड़ा लेसन सीख के आया 2019 में उस टूर्नामेंट में. तो मैं जब सुबह 4:30 बजे बोर्ड पे जाके बैठता था, सुबह 5 बजे मरिया सर आए. अभी वो तो इंडिया के कोच है उस टाइम पे, इतने टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, इंडियन चैंपियन. मैंने उससे पहले उनसे कभी नहीं मिला था, ना मैंने उसका गेम देखा था, लेकिन मैं सिर्फ जानता था कि ये मरिया सर है. ठीक है. वो आके मुझे वहां पर पूछे कि यू आर प्रैक्टिसिंग, तो मैं बोला या आई एम ट्राइंग टू गेट माई ब्रेक राइट. ठीक है. लैंग्वेज बैरियर था तो मैंने थोड़ी इंग्लिश में बता दी. तो उन्होंने बोला ठीक है, कम मैं आपके साथ खेलता हूँ. तो हम खेल रहे थे और मरिया सर के साथ मैं खेल के ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि हमको तो कैरम खेलने आता ही नहीं है. ठीक है. उन्होंने ऐसा मुझे मेरी औकात बताई उस टाइम पर, ऐसे हंसी मजाक में, लेकिन ही वॉज वेरी सीरियस, लेकिन वही अनप्रैक्टिस. मुझे ऐसा लगा कि आई एम स्टिल ABCD का ए में हूँ अभी तक. YZ तो उसकी बात से छोड़, मुझे 15 और जन्म लेना पड़ेगा. ठीक है. फिर
मेरा मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है और मैंने फिर ये क्वेश्चन उनसे पूछ लिया। बोला मरिया सर आप एक काम करो, ये हम बंद करते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके टाइम पे बहुत बड़े बड़े नामचीन प्लेयर थे, सुहास कामली, अरुण देशपांडे, अरुण केदार, ऐसे साउथ इंडिया के भी प्लेयर्स काफी थे। फिर बार बार आप ही कैसे जीतते थे? आप में ऐसा इतना क्या स्पेशल है कि हर टूर्नामेंट आप ही जीत रहे हैं और वो भी उस लेवल पर? और ऑनेस्टली मैं तो जानता भी नहीं था कि कितने बार जीते, और इसकी एक बड़ी बात है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इट इज नाइस टू नो दैट ही हैज रीच्ड सो मेनी टूर्नामेंट्स कि मुझे हमको उसके गिनती भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 9 टाइम्स इंडियन, 9 टाइम्स मैंने फिर बाद में क्लैरिफाई किया, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। तो मैंने पूछा आप में ऐसा क्या स्पेशल है? तो वो थोड़ा सोचने लगा मरिया सर, फिर उसने एक सिंपल सा जवाब दिया मुझे कि आई एम एवरी टाइम थिंकिंग अबाउट कैरम, कि उसका तन मन सब हमेशा वो कैरम के बारे में ही सोचते रहता है। दैट इज इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद मुझे एक दूसरी बात याद आई कि फिर योगेश भाई जो 6 टाइम्स नेशनल चैंपियन हो चुके, तो फिर उनमें क्या स्पेशल है? फिर मैं सोच में गिर गया, ठीक है ना। फिर मुझे याद आया कि जब मैं पुणे गया था पहले एक बार ट्रिप में योगेश से सीखने के लिए, तो मैं योगेश के घर गया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उस टाइम पे मैंने योगेश का मंदिर देखा, ठीक है। कैरम को पूजता है वो, भगवान के साथ कैरम है उनका, उनकी बीवी उनका पूजा करती है, वो कैरम को इतना रिस्पेक्ट देता है कि मैं उस बोर्ड को टच करने काबिल नहीं था, मेरी काबिल नहीं थी कि मैं उस बोर्ड को टच करूं या उसके स्ट्राइकर को टच करूं। हम 15 मिनट बैठे साथ में, उन्होंने एक बोर्ड खेला मेरे साथ, मुझे 2-3 चीज बताए, और फिर बाद में साइकोलॉजिकल एडवाइस दी मुझे, जो मैं आज तक यूज करता हूँ मेरे गेम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मुझे मेरे बारे में। तो जो भी आज मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उनका ज्ञान तो योगेश जी के पास कोई जाके कोचिंग लेके तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम डिवोशन। अगर भक्ति, अगर आपको कोई चीज में भक्ति है तो फिर आपको उसमें इंस्पिरेशन मिलेगा ही। और जैसे कि योगेश का मैं बताऊं, इन दीज टर्म्स इंस्पिरेशन एंड डिवोशन, योगेश कैरम नहीं खेलते, योगेश कैरम है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। राइट। नहीं, आपने एकदम बहुत सही बोला। जो इधर लीजेंड सही में एक बात जो आपने बोला कि इंस्पिरेशन कैसे आएगा, तो डिवोशन से ही आएगा। इट्स ए वेरी गुड, मतलब लोगों के लिए, जितने भी व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम में देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो अपने को डिवोट कर दो आप कैरम में, तभी आप वहां से आप कुछ निकाल सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। और मिस्टर लुइस, एक जो सवाल है मैक्सिमम प्लेयर्स का रहता है, मतलब वो प्लेयर्स या तो जूनियर हो, सब जूनियर हो या सीनियर हो, सभी के पास इसका मतलब उनको माइंड में ये सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है कि प्रेशर है, प्रेशर के कारण हम हार गए, प्रेशर आ गया मुझे करके। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज प्रेशर इन कैरम, और कैसे हम लोग इससे ओवरकम आ सकते हैं? अजय भाई, मैं ये सवाल पहले आपको एक करता हूँ। पहला आप मुझे ये प्रेशर का डेफिनेशन बताओ कि आपके मन में प्रेशर का मतलब क्या है, बिकॉज आई सी दिस टर्म इंडिया में सब लोग यूज कर रहे हैं, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो व्हाट दे मीन बाय प्रेशर? मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो कुछ और समझ रहे। तो नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ मेरा भी बात करें तो मेरा भी प्रेशर जो है वो अभी लाइव शो को लेके है, ठीक है। इट शुड बी गो वेरी नाइसली। तो अगर गेम का बात करें, जो लोग मैच खेलते हैं तो अपोनेंट जैसे अच्छा खेलने लगता है, आपका कैरम में आपका जो शॉट्स है वो सब मिस होने लगा, तो फिर ऑटोमेटिकली प्लेयर्स में माइंड में प्रेशर आ जाता है कि यार ही इज लीडिंग, वो सामने वाला जीत रहा है, मेरा स्कोर कम है, उसका शॉट्स जा रहा है, मेरा शॉट्स नहीं जा रहा है।
ऑटोमेटिक ये बातें जो है प्लेयर्स के माइंड में आ जाती है और वो अननेसेसरी बर्डन लेके बैठ जाता है। 2010 में एक वर्ल्ड कप हुआ था यूएस में, राधा कृष्णन और योगेश परदेसी का फाइनल था। राइट। योगेश वाज ट्रेलिंग 23-2 और योगेश का कुछ नहीं चल रहा था और राधा फुल फॉर्म में था। वो बोर्ड और मैच योगेश ने निकाला। दिस वाज अ मैच दैट आई सॉ लॉन्ग टाइम अगो। मैं अभी भी वो मैच कम से कम हफ्ते में एक बार तो देखता ही, इफ नॉट 15 डेज में, सोच समझने के लिए कि ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या ये बंदे को प्रेशर नहीं आता है। मैं भी सोच रहा था, ठीक है ना। तो प्रेशर का मैं अभी समझ रहा हूँ। बेसिकली एक होता है कि काफी जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनका एक अहंकार होता है, और उनका एक अहंकार में वो एस्पेक्ट की बात करता हूँ। मैच होने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं अपने मन में कि ये बंदे को वो हरा सकता है कि नहीं, कि ये बंदा तो मैं इससे बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। ये जो कंक्लूजन उन्होंने अपने मन में डाल दिया एक बार, और जब मैच में बैठते हैं और सामने वाला फिर अच्छा खेलने लगते हैं तो उनको फिर ये प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और नाउ ये जो इजी खेलने के मूड में आए थे, he has to drop his intelligence and play intellectually, and it's very difficult to make that change over there. Very few players can do that change. That's number one. But more importantly, sport में प्रेशर का मतलब ये होता है कि आप का कॉन्फिडेंस लेवल जब लो होता है तो आपके अंदर एक घबराहट आती है, फियर आती है। जब आपके बॉडी में फियर आता है, आपका बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल को कहते हैं एड्रेलिन, साइंटिफिक टर्म में, ठीक है। एड्रेलिन क्या है? एड्रेलिन इज जो एक केमिकल है आपका बॉडी वो तब रिलीज करता है, इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। आपको समझ, जैसे कि आप जंगल में चल रहे हो, आपके सामने शेर आ जाता है, ठीक है। दो चीज हो सकती है, या तो आप फ्रीज होके वहीं पर घबराहट से मर जाओगे, या तो फिर आप ऐसा भागोगे जिस जिंदगी में कभी भाग नहीं पाए थे। लेकिन वैसा भागने के लिए आपका बॉडी आपको एक शक्ति देता है, उससे कहते हैं एड्रेलिन। ये हमारे इनबिल्ट है, और वो ऐसा शक्ति है कि आपके सारे मसल्स को सुपर पावर बनाती है। अभी कैरम जो है गेम, इट इज अ गेम ऑफ प्रिसीजन, मतलब मसल मेमोरी। आपका मसल मेमोरी आपका सब कुछ है। थोड़ा भी आपका मसल मेमोरी अगर हिल जाए, आपका कॉइन्स नहीं जाएगा, आपका स्ट्रोक फेल हो जाएगा, सब कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी ने एड्रेलिन पंप कर दिया, आपका मसल मेमोरी फेल। So you have to understand what pressure is. Pressure is your body pumping adrenaline in your body and failing your muscle memory. तो हम जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसे मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी लोग, ठीक है, वो उनका मसल मेमोरी फ्री है, नो टेंशन नो प्रेशर, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा सा भी एड्रेलिन उनके अंदर चला जाएगा, वो जो कैरम खेल रहे हैं वो स्ट्रेट कॉइन मारने भूल जाएंगे। स्ट्रेट कॉइन मारने भूल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। लास्ट कॉइन देखो, बहुत से प्लेयर्स लास्ट कॉइन नहीं मार पाते हैं। उसका रीजन ये है कि लास्ट कॉइन पे वो लोग ध्यान जब देते हैं, उनका बॉडी उस पर एड्रेलिन डाल देता है, और वो फिर लास्ट कॉइन मारने भूल जाते हैं। कैसे मारना है, फॉरगेट अबाउट जाना, कैसे मारना, मतलब कितना स्पीड में मारना, कितना मसल मेमोरी चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ये तीन चीज जो है ये पूरा भूल जाते हैं। स्ट्रेट कॉइन नहीं जाता है, बिकॉज वो लिटरली भूल जाता है कि ये कैसे मारना है, मेरे हाथ में समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं कैसे मारूं। तो प्रेशर मीन्स एड्रेलिन। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इनका कंक्लूजन दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट यू हैव टू लर्न टू प्ले विदाउट मसल मेमोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक वर्ल्ड चैंपियन है हमारे इंडिया के, उनका नाम है आर.एन. शंकरा। आर.एन. शंकरा ने मुझे खेलने को सिखाया विदाउट मसल मेमोरी, और वो भी खेलते हैं आज भी। आर.एन. शंकरा
उसी तरह खेलते थे जो वो 20 साल पहले खेलते थे, क्योंकि वो मसल मेमोरी डिपेंडेंट नहीं है, उनका स्ट्रोक में कोई मसल मेमोरी नहीं है। सो द जीनियस इन हिम के उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्रेशर में, ही विल प्ले, क्योंकि वो प्रेशर आएगा तो भी, एड्रेनालिन आएगा तो भी, इट्स नॉट बॉदरिंग हिम, वो तो विदाउट मसल मेमोरी खेल रहा है। तो एवरी प्लेयर शुड लर्न हाउ टू प्ले कॉइन्स विदाउट मसल मेमोरी ऑल्सो। मसल मेमोरी जब तक है वो सब मारते हैं घर पे, सब आप देखो कोई भी प्लेयर घर पे 15-15 कॉइन लाइन से मारेंगे, और फिर वो टूर्नामेंट में आते हैं, फिर सोचते हैं क्या हुआ, मुझे तो एक भी कॉइन मारने नहीं हो रहा है, बिकॉज मसल मेमोरी फेल हो गया वहां पे। ठीक है, तो प्लेयर शुड लर्न हाउ टू प्ले। सेकेंड थिंग इज द रिवर्स। कोई कोई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब एड्रेनालिन आ जाते हैं तो दे आर यूजिंग दैट एज देयर पावर टू प्ले बेटर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पर यूएस में एक प्लेयर है, 10-12 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, उनका नाम है सार्वनन बाबू। साउथ इंडिया के प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, साउथ इंडिया पे भी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल चुका है। यहाँ पर उसका गेम में दिखाई देता है कि वो पूरा गेम कंप्लीटली जानते हैं, उनका स्ट्रोक भी परफेक्ट है। लेकिन उससे बड़ी बात, जब हमारा एक बार सेमीफाइनल हुआ था, हम दोनों में इतना प्रेशर आया था सेमीफाइनल मैच में, तो वेरी क्रूशियल मैच, और इतना पब्लिक भीड़ जमी हुई थी, और मुझे उस टाइम पे प्रेशर आया, और मैं इतना स्पोर्ट्समैन रह के भी मैं अपने एड्रेनालिन को कंट्रोल कर रहा था, और वो अपने एड्रेनालिन को बाहर ला रहा था, और उस एड्रेनालिन को लेके उसका गेम फिर ऐसे इंप्रूव हुआ, फिर उसने स्लैम मार दिया। उसके हाथ दिख रहे कि उसके हाथ कांप रहे, लेकिन ही इज यूजिंग दैट, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब कि इस टाइप के प्लेयर्स भी होते हैं कि जब ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं आता, प्रेशर सबको आता है, लेकिन प्रेशर क्या है उसको समझो। प्रेशर इज दैट एड्रेनालिन दैट्स रनिंग थ्रू योर बॉडी। उस टाइम पे आइदर यू शुड यूज इट टू प्ले अ बेटर गेम, तो वो आप प्रैक्टिस के टाइम पे होना चाहिए। राइट। आप कभी भी घर पे कोई झगड़ा हुआ हो, आप नर्वस हो, कुछ बुरा होने वाला है, उस टाइम पे आपके बॉडी में एक फीलिंग आती है, एंग्जाइटी फीलिंग, जैसे कि बोलते हैं अनईजी फीलिंग। उस टाइम पे जाके आप कैरम खेलो, आपका मसल मेमोरी फेल होता है वहां पर। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अभी पुलिस पकड़ने आ रही है, आप डरे हुए हो, उस टाइम पे जाके आप कैरम खेलो, आप देखो आपका मसल मेमोरी कैसा है। दैट इज द टाइम टू प्रैक्टिस फॉर टूर्नामेंट। ठीक है, सो नाउ आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड that it is very important to develop a game without muscle memory also, because when muscle memory fails, you should be able to remove that weapon, which I am doing right now. ओके, सो यू मीन्स कि आपने मतलब बोलने का मतलब है कि हम लोग इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब दो तरफ का असर होता है, बट ये डिपेंड करता है टोटली हमारे मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड में। ऐसा बोल सकते हो आप कि प्रेजेंटली उसको किस तरह से उस समय हम लोग उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। Yes. सो उम्मीद है हमारे जो व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, चाहे बहुत से लोगों का सवाल था कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, ओवरकम करें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये जो जवाब मिस्टर लुइस ने दिया। And Mr. Lewis, what is one thing they describe you on the carom board before a match? देखिए, आई एम अ हॉबी प्लेयर, ठीक है ना, तो मैं मैच के पहले आउटकम के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा जितना भी नॉलेज है और मेरा जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया, क्या मैं वो उस गेम में खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। अगर नहीं खेल रहा हूँ तो मैं खेलूंगा, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि लास्ट टूर्नामेंट में मैंने ये लेवल पे खेला था, ऑल्दो मेरा लेवल यहाँ है, मैं ये लेवल पे इस टूर्नामेंट में यहाँ खेलूंगा, वॉट एवर इज द रिजल्ट, बिकॉज मुझे हाईएस्ट लेवल पे खेलना है। मुझे जीतने में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितने पे लेवल की बात है कि व्हाट आई एम इनकॉर्पोरेटिंग इनटू माय गेम। अगर मैं घर पे ये टच मारता हूँ, ये शॉट मारता हूँ, ये करता हूँ, वहां जाके सिर्फ ग्लांस और ब्रश कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मेरा एटीट्यूड अलग है, आई वांट टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल
and if I get a trophy, I will take it, no problem. तो बस मेरा ये, मैं हारने से डरता नहीं. I am ready to lose. That describes me on the कैरम बोर्ड. आपको दिखेगा भी जब मैं खेल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगेगा ये तो ऐसा खेलेगा, ये तो हारने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है. ओके, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप हार को स्वीकार करते हो पॉजिटिव वे में, इससे डिसअपॉइंट नहीं होते हो, बट आप खेलते हुए अपने आप को एंजॉय करते हो उस समय, उस मोमेंट्स को. ग्रेट. एक सवाल और है जो हमारे बहुत से प्लेयर्स को ये रहता है, एज फैक्टर, कि मेरा एज तो अभी 35 का हो गया, मैं 40 का हो गया, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो यंग प्लेयर आ रहे हैं आजकल 21 ईयर्स के, वो लोग ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं. तो क्या एज अकॉर्डिंग टू यू, क्या एज फैक्टर परफॉर्मेंस के लिए है, मतलब कुछ इफेक्ट डालता है? यस, ऑफ कोर्स. देखिए, आई एम 51 years old राइट नाउ, ठीक है. आई फील दैट ऑल्दो माय बॉडी, मेरा बॉडी डाउन हो रहा है, मेरा गेम ऊपर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. तो अभी हमें पता है कि काफी प्लेयर्स एक सर्टेन एज पे रिटायर होते हैं, फिर वो लोग कॉम्पिटिटिव कैरम नहीं खेलते हैं. मुझे पता है, इंडिया में काफी देखे हैं मैंने. फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, एक महाराष्ट्र का प्लेयर है संजय मांडे सर, वो अभी भी खेल रहा है, एंड हेड्स ऑफ टीम के वो अभी भी कॉम्पिटिटिव खेल रहा है, ठीक है. लेकिन ज्यादा करके जो प्लेयर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है. उसका एक रीजन है, दे आर नॉट रेडी टू चेंज. आई फील, मैं क्या सोचता हूँ कि आफ्टर अ सर्टेन एज से, आप एज ऑफ 40, आपका जो मसल मेमोरी है वो डिटोरिएट होने शुरू हो जाता है. बिकॉज योर कैरम इज अ गेम ऑफ मसल मेमोरी इफ यू आर प्लेइंग ऑन मसल मेमोरी, ठीक है. तो आपका मसल मेमोरी डिटोरिएट चेंज हो जाता है, आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है, उंगलियां भी गाढ़ा हो जाते हैं, आपका डाइट चेंज हो जाता है, आपका वेट बढ़ता है, आपका सब कुछ होता है, ठीक है. आफ्टर द एज ऑफ 40 अ मैन स्टार्ट ग्रोइंग एट द वेस्ट आल्सो, ठीक है. ऑल दीस थिंग्स मेक अ डिफरेंस. तो what I feel is that every 5 years you should change what you're doing completely after that. So if you feel कि आपका muscle memory deplete हो रहा है, start playing without muscle memory. आपका stroke भी change कर दो, क्योंकि वही stroke लेके आप टूर्नामेंट नहीं खेल पाओगे. आप एक कार्ड मारोगे, दूसरा पॉइंट मिस हो जाएगा आपका, क्योंकि आप मसल मेमोरी आपका कमांड से नहीं चलेगा आफ्टर दैट सर्टेन एज. मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन मैंने तो अभी डिसाइड कर लिया, और मैं अभी 2019 का टूर्नामेंट के बाद तो मैंने विदाउट मसल मेमोरी खेलना शुरू कर दिया, और अभी भी चल रहा है, लेकिन आई एम फाइन. आई हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल वेयर आई कैन प्ले विदाउट मसल मेमोरी. विदाउट मसल मेमोरी मींस कि आप मुझे सुबह 3 बजे नींद में से उठा के कैरम बोर्ड पे बिठाओगे, मैं फर्स्ट पॉइंट मिस नहीं करूंगा. ओके. आई डोंट नीड टू वार्म अप to play a good game. That is the meaning of playing without muscle memory. जैसे कि मिस्टर RM शंकरा, कोई भी वीडियो यूट्यूब वीडियोस है, आप उनका गेम देखो, उनका स्ट्रोक देखो, आपको पता चलेगा ही इज प्लेइंग विद मसल मेमोरी और विदाउट मसल मेमोरी. मुझे बता दो ईमेल करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है. सो यस, एज इज द फैक्टर. यू मस्ट नो व्हाट टू डू टू ओवरकम दैट फैक्टर. स्टार्ट प्लेइंग विदाउट मसल मेमोरी. एवरी 5 years change, adapt to the game. Don't try to change your body. कोई लोग बोलते हैं नहीं, you should start doing yoga, डाइट करो. अब कब तक करोगे? हम इंसान हैं, हमारे आधे दूसरे कमिटमेंट्स हैं, ठीक है ना. ठीक है, 4 दिन आप दाल रोटी खाओगे, चौथे दिन तो आप कुछ और खाने ही वाले हैं. तो ये करना, अगर कर सकते हो तो ठीक है, बट मोस्टली यू अडेप्ट टू द गेम. डोंट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ. चेंज द वे यू अप्रोच दिस गेम. That's what I feel. Yeah, it's a very nice session. Okay, so before we let you go, would you like to give any message to our audience on the कैरम lovers? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, पहली बात तो मैं इस सेशन में एक ग्रेटिट्यूड एक नाम लेना चाहता हूँ.
श्री अरुण केदार जी, जब से उन्होंने महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन हाथ में लिए, गेम को काफी बढ़ाया, व्यूअरशिप बढ़ाया है, और बहुत इम्पोर्टेंटली हम जैसे प्लेयर्स को मैचेस देखने का मौका मिला जिसे हम सीख सके। और ये जो मैं आज ज्ञान दे रहा हूँ, काफी इन्फ्लुएंस वहां से आया हुआ है, वो मैचेस देख के, प्लेयर्स के प्लेइंग पैटर्न देख कर, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू थैंक श्री अरुण केदार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज टू कैरम। मुझे तो यहाँ आकर 8 साल हुए, तो इन 8 सालों में मैंने यही देखा है। देयर मस्ट बी अदर्स हु हैव डन, बट आई डोंट नो। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं दूसरे का नाम नहीं ले रहा हूँ, होंगे, एंड आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो। लेकिन मेरे लिए तो अरुण केदार जी ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। पर वन मैसेज फॉर ऑल व्यूअर्स, प्लीज, अगर आप कैरम प्लेयर हो, अपने ब्रेक पे ध्यान दो प्लीज। आज जाके बोर्ड पे ऐसे जोर से मार के एक्सपेक्ट करो कि कॉइन खुल जाएगा और आप अच्छा खेलो, ऐसा नहीं है। ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट ऑफ द गेम। आपका ब्रेक आपके कमांड पे खुलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक में सब कॉइन आपके हाथ पे है, तो प्रैक्टिस दैट इन अ सर्टेन पैटर्न। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक में सिर्फ कॉइन खुलना चाहिए, तो आप वो प्रैक्टिस करें। सिर्फ जाके ब्रेक मारना, मैंने काफी देखा है टॉप लेवल प्लेयर्स में भी ब्रेक मारते हैं इतना नॉनशैलेंटली, इतना कैजुअली, और उनका जब सेटिंग होता है, उनका एक नॉर्मल पैटर्न है, उनको वो डिसाइड हुआ कि ये मैं ब्रेक मारूंगा, अगर खुल गया तो स्लैम, नहीं खुला तो मैं डिफेंड करूंगा। बट आई फील वी हैव रीच अभी एक सर्टेन लेवल कि ब्रेक ऐसा है कि हमारे कमांड पे खुलना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड द आउटकम ऑफ दैट बोर्ड इन आवर ब्रेक and work towards that. That's all I think. That's great. Thanks a lot for coming to Facebook Live Talk. So let's talk, presented by Cinco and the World Carom family, Mr. Lewis. We wish you all the best. बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब अदर पर्सपेक्टिव जो होते हैं कैरम के। बिकॉज जब भी कैरम की बात होती है तो हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं, कैरम कैसे खेले, बस यही बात करते हैं। बट आज हम लोगों ने कैरम में साइकोलॉजी, पर्सनालिटी और नो डाउट हम लोग गेम का भी बात किया, हम लोगों ने ब्रेक का भी बात किया। बट रियली आई एंजॉयड ए लॉट एंड इट्स रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके माध्यम से हम लोग कैरम के जो प्लेयर्स हैं जो काफ़ी स्टक है अभी, मतलब उनका जो माइंड है बस एक लेवल पर आके रुक गया है, अब उनको बहुत सा चीज़ मालूम चला अपने गेम के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। उम्मीद है कि वो उससे ओवरकम करके आपके एडवाइस को, आपके सजेशन को लेकर वो अपने गेम को इंक्रीज करेंगे। और थैंक यू सो मच। You're welcome. It was a pleasure to be on your show, Ajay. Always, you are a wonderful host and a great human being. Hope to stay friends forever. And thank you, Cinco.